डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस साल के अंत तक H-1B वीजा समेत अन्य कार्य वीजा को स्थायी तौर पर सस्पेंड करने के आदेश पर सर्च इंजन गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा वह आयोजकों के साथ और सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए काम करेंगे। पिचाई ने ट्वीट किया, आयोजन ने अमेरिका की आर्थिक सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है और प्रौद्योगिकी में उसे वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाया है। साथ ही गूगल को ऐसी कंपनी बनाया है जो वह आज है। आज की घोषणा से निराश हूँ। एक अलग बयान में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और सिविल एंड ह्यूमन राइट्स की अध्यक्ष व CEO विनीता गुप्ता ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नवीनतम यात्रा प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप और स्टीफन मिलर द्वारा शुरू किए गए नस्ली और विदेशी विरोधी भावना का एक नया संस्करण है। ट्रंप प्रशासन में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए प्रमुख राजनयिक रही एलिस जी वेल्स ने भी इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा H-1B वीजा कार्यक्रम के जरिए सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट को आकर्षित करने की क्षमता ने अमेरिका को अधिक सफल और लचीला बनाया है। विदेशी प्रतिभाओं को बांधने की कला जानना अमेरिका की ताकत है, कमजोरी नहीं। वहीं अगली खबर, रूस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बैठक में कहा कि दुनिया के अग्रणी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करके और भागीदारों के हितों को पहचानते हुए एक अनुकरणीय तरीके से कार्य करना चाहिए। जयशंकर ने रूस, भारत, चीन के बीच विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन के दौरान टिप्पणी में किसी भी देश का नाम न लिया, लेकिन इससे कुछ संदेह नहीं था कि वह किसके बारे में बात कर रहे थे। भारत चीन सीमा विवाद के बीच हो रही इस वार्ता में बोलते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मौजूदा विश्व की सच्चाइयों से जोड़कर रखना चाहिए। विश्व में बहुपक्षीय व्यवस्था को समर्थन दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए, साझेदारों के वैध हितों को सम्मान देना, बहुपक्ष का समर्थन करना व सामान्य भलाई को बढ़ावा देना एक टिकाऊ विश्व व्यवस्था के निर्माण का एकमात्र तरीका है। 1938 के बीच चीन जापान युद्ध में भारतीय चिकित्सक डॉक्टर कोटनिस के योगदान की चर्चा करते हुए भारत ने चीन को उन 5 डॉक्टरों की याद दिलाई जिन्हें चीनी सिपाहियों की मदद के लिए भारत ने भेजा था। जयशंकर ने यह भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवाद के खात्मे में भारतीय सैनिकों के योगदान, फिर शांति बहाली की तरफ बढ़ने के प्रयासों में भारत की भूमिका की कभी सराहना नहीं हुई। विश्व के लिए इस 75 साल पुरानी भूल को दुरुस्त करने का समय है। भारत के योगदान को सही सम्मान देने का समय है। RIC की बैठक में जो मूल रूप से मार्च के लिए निर्धारित थी, लेकिन कोरोना वायरस बीमारी के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया। मास्को की पहल पर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ पर इसको आयोजित किया गया। वहीं अगली खबर, दिव्य कोरोनिल टैबलेट का लॉन्चिंग। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की। यह कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा है। कोरोनिल के लॉन्चिंग के अवसर पर बाबा रामदेव ने कहा कि पूरा देश जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं से इसकी दवा मिल जाए, आयुर्वेद की पहली दवा पतंजलि ने बना ली है। उन्होंने दावा किया कि इस दवा का जिन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया उनमें 69% मरीज केवल 3 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और मात्र 7 दिन के अंदर 100% रोगी कोरोना से मुक्त हो गए। उनके मुताबिक इस दवा का प्रयोग 280 लोगों पर किया गया। साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। भले ही लोग अभी हमसे इस दावे पर प्रश्न करें, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिकों नियमों का पालन किया है। रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद से बनी इस दवाई को अगले 7 दिनों में पतंजलि के स्टोर पर मिलेगी। इसके अलावा सोमवार को एक ऐप लॉन्च किया जाएगा जिसकी मदद से घर घर ये दवाई पहुंचाई जाएगी। पतंजलि के मुताबिक कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल की कीमत 400 रुपये है। इस दवाई को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है। आचार्य बालकृष्ण के अनुसार दवा में अश्वगंधा, गिलोई, तुलसी, स्वासरी, रस, अणुतेल है। यह दवा अपने प्रयोग, इलाज और प्रभाव के आधार पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रमुख संस्थानों, जर्नल आदि के प्रमाणिक हैं। अमेरिका के बायोमेडिसिन फार्माकोथेरेपी इंटरनेशनल जर्नल में इस शोध का प्रकाशन भी हो चुका है। पतंजलि योगपीठ के मुताबिक
कोरोना टैबलेट पर हुआ यह शोध पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इस दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड हरिद्वार में किया जा रहा है। इस दौरान वैज्ञानिकों की टीम, शोधकर्ता और चिकित्सक भी मौजूद हैं। वहीं इसके कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा एवं अन्य ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने इस दवाई कोरोनिल को लेकर राज्य सरकार उत्तराखंड से भी जरूरी जानकारी मांगी है। मंत्रालय ने राज्य लाइसेंस अथॉरिटी को लाइसेंस कॉपी और प्रोडक्ट को मंजूर किए जाने से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवा पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। पहले अपने दस्तावेज हमें जमा कराएं और तब किसी भी तरह का विज्ञापन या दावा करने से बचें। वहीं अगली खबर, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचने के लिए इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं और इस मीटिंग से भारत के लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के इस कॉन्टैक्ट ग्रुप का निर्माण 1994 में हुआ था। इस ग्रुप में अजरबैज, नीजेर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है। इस ग्रुप ने सऊदी अरब को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और कोई भी निर्णय उससे पूछे बिना नहीं लिया जाता। इसी कारण पाकिस्तान जब कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद OIC पर दबाव बना रहा था तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए खड़ा हो, तब सऊदी अरब ने मना करके ग्रुप का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं आया, क्योंकि संयुक्त अरब पहले ही कह चुका था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है। वहीं अगली खबर, मंगलवार को घनसाली में गुरिल्ला संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन अध्यक्ष दिनेश गौरेला ने कहा कि चीन की ओर से गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के मारपीट कर हताहत करने की वह निंदा करते हैं। SAB की ओर से 1962 के भारत चीन युद्ध में के बाद उन्हें चीन सेना से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और गौरिल्ला पहाड़ी इलाकों में 6 युद्ध करने में माहिर हैं। युद्ध की स्थिति में वह चीनी सेना से मुकाबला करने को तैयार हैं। प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने युद्ध की दशा में उन्हें चीनी सेनाओं के मुकाबले करने के लिए सीमा पर भेजने का अनुरोध प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से किया है। वहीं अगली खबर, मुगल शासकों को अपने पराक्रम से पस्त करने वाले वीर योद्धाओं में रानी दुर्गावती का नाम भी शामिल है। उन्होंने आखिरी दम तक मुगल सेना का सामना किया और उसकी हरकतों को कभी पूरा नहीं होने दिया। 24 जून 1964 को यह युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था और वह कलिंगर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह ने उनका विवाह हुआ था। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गंडमंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया, इसलिए उन्हें स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। रानी दुर्गावती पराक्रमी होने के साथ ही बेहद खूबसूरत भी थी, इसलिए जब मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया तो वह उन्हें रानी बनाने के ख्वाब देखने लगा। कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला उठा। कहा जाता है कि मुगल शाह अकबर की विशाल सेना को रानी दुर्गावती ने 3 बार हराया था। रानी दुर्गावती ने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि में चुना और कई बार शत्रुओं को पराजित करते हुए आज ही के दिन 24 जून 1564 को बलिदान दे दिया। कहा जाता है कि सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नजर डाली थी और उसे भी मुंह की खानी पड़ी।
दूसरी बार युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेनाओं का सफाया कर दिया और फिर वहीं कभी पलटकर नहीं आया। वीरांगना रानी महिलाओं को कमजोर समझने वाले के लिए एक उदाहरण थी। उन्होंने 16 वर्ष तक गोंडवाना साम्राज्य पर राज किया। मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर है। वहीं अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर स्वामी सत्संग ब्यास कैंपस में बन रहे 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने का न्योता दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहे हैं, आप आएँ और इसका निरीक्षण कर लें। इसके साथ ही केजरीवाल ने अमित शाह से इस सेंटर में आईटीबीपी और आर्मी के डॉक्टर व नर्सों को तैनात करने का आग्रह भी किया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जवाब दिया, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले ही हम लोगों की मीटिंग में राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाना तय हुआ था। इस जगह काम तेजी से चल रहा है। आईटीबीपी को इस सेंटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सेंटर तो आईटीबीपी तैयार कर रही है और इसका जिम्मा उनको गृह मंत्रालय ने दिया है। अमित शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि 26 जून को इस अस्पताल का बड़ा भाग काम करने लगेगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली में रेलवे के कोच में भर्ती कोविड-19 रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करें, उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार के आग्रह पर 8,000 अतिरिक्त बिस्तर पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं अगली खबर, साल 2020 में राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक नई परेशानियों का सामना कर रही है। डेंगू व मलेरिया 2 और बीमारियों ने यहां पर पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों की परेशानी और चिंता बढ़ गई है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।